Assalamualaikum. Today's topic related about fourth method of analysis for indeterminate structure, जिसको कंसिस्टेंट मेथड ऑफ डिफॉर्मेशन भी कहेंगे, या अगर मैट्रिक्स फॉर्म में ले तो इसे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड कहेंगे। इसमें यूनिट फोर्स की वजह से कितना डिफॉर्मेशन हुआ, इसकी मदद से हम लोग अननोन रिएक्शन फाइंड करेंगे। ये तभी यूज़ करेंगे जब स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट हो, यानी नंबर ऑफ अननोन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर कोई इनडिटर्मिनेट बीम हो, यानी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम हो, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हो, तब हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे फोर्स मेथड से। तो इसके लिए एक जनरल हम लोगों ने एक बीम लिया है, जिसमें यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। मतलब कितना रिएक्शन है, नंबर ऑफ अननोन कितना है, सबसे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेसी चेक करना है। अगर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था तब हम लोगों ने सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करके सॉल्व करना है। अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तब हम लोगों ने दो मेथड यूज़ करना है, या फोर्स मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड में यूनिट फोर्स अप्लाई करने के बाद कितना डिफॉर्मेशन हुआ, तो उसकी मदद से फिर हम लोग कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। तब हम लोग कंपेटिबिलिटी इक्वेशन के बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके हमें रिएक्शंस मिल जाती है। तब फिर इसके बाद हम लोग एसएफडी और बीएमडी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बीम है, इनडिटर्मिनेट बीम है, तो नंबर ऑफ अननोन कितना है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन फिक्स्ड है, तो फिक्स के अननोन कितने होते हैं, समेशन एफ एक्स एफ वाई और मोमेंट होता है। तो इसके 3 रिएक्शन है, तो 3, और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट भी है, तो 3 + 1, तो टोटल अननोन कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम लोगों के पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं 2D के लिए, 3 है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से बढ़ गई, तो ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो कितने यानी 1 डिग्री का इनडिटर्मिनेसी कितना है, 1 डिग्री का, क्योंकि 4 - 3, तो जितने अननोन है उसको हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से माइनस करना है, तो वो कितना बन गया, 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट है। यानी एक इसमें रिएक्शन ऐसा है जो कि हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसको एलिमिनेट करें तब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 3/3 का बन जाएगा, क्योंकि 3 अननोन और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इसमें 4 अननोन है, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते बाय सिंपली यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसके लिए 2 मेथड यूज़ करेंगे, फोर्स मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड सबसे पहले अप्लाई करेंगे। फोर्स मेथड के जनरल प्रोसीजर ये है, 3 स्टेप इसमें है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। सुपरपोजिशन का ये मतलब है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम लोगों ने इस तरह डिवाइड करना है कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल भी बन जाए और डिटर्मिनेट भी बन जाए। यानी सबसे पहला स्टेप ये है सुपरपोजिशन, यानी स्ट्रक्चर को इस तरह तकसीम करना कि वो इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट और स्टेबल बन जाए। तब फिर हम लोगों ने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनाने हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह हम लोगों ने बनाने हैं। कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनाने के बाद तब हमें एक रिएक्शन की वैल्यू कंपेटिबिलिटी इक्वेशन से मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके अननोन रिएक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि हम लोग किस तरह सुपरपोजिशन करेंगे, यानी इन 3 स्टेप की वजह से हम लोग फोर्स मेथड से एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, एक एंड पे फिक्स सपोर्ट है, दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट है। फिक्स एंड के 3 रिएक्शन होते हैं और रोलर सपोर्ट के 1 रिएक्शन होते हैं, तो टोटल रिएक्शन 4 है। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है। तो इनडिटर्मिनेंसी यानी डिग्री कितना है इनडिटर्मिनेंसी का, वो 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ये। तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने 3 स्टेप में सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसी बीम पे किस तरह अप्लाई करेंगे, यानी ये स्टेप, इस स्टेप को देखे हम लोगों ने देखा कि सब इस बीम को हम लोगों ने इस तरह डिवाइड या तकसीम करना है कि डिटर्मिनेट और स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए। तो इस तरह करेंगे। इसी बीम को मैंने कैंटिलीवर बनाया, यानी इस जो आरबी पे एक सपोर्ट था रोलर, उसको मैंने एलिमिनेट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीम बना, यानी कैंटिलीवर बीम बना। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट इसी तरह जिस तरह पहले एक्चुअल बीम में था,
यहाँ पे लोड भी अप्लाई है, तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट एलिमिनेट किया, ख़त्म कर दिया। तो इसकी वजह से बीम किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की वजह से फिर बीम इस तरह डिफ्लेक्ट होगा। एक है इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व का यह मतलब है कि बीम किस तरह डिफ्लेक्ट होगा अप्लाइड फोर्सेस की वजह से। यानी फ़र्ज़ करें ये एक बीम है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे लोड्स अप्लाई 50 किलो न्यूटन जो भी हो, तो यहाँ पे बीम किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, इस तरह डिफ्लेक्ट होगा। तो बीम इस तरह इन एक्चुअल तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन किस तरह होगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो ये इनका जो डिफ्लेक्शन का जो कर्व है उसे हम लोग इलास्टिक कर्व कहेंगे, यानी किस तरह डिफ्लेक्ट होगा ये बीम। यहाँ पे सपोर्ट पे आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन ज़ीरो है, यानी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जहाँ पे सपोर्ट होंगे वहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, याद रखना। तो यहाँ पे भी यही इलास्टिक कर्व की मदद से हम लोग डिफ्लेक्शन का फिर इक्वेशन बनाएंगे। तो ये कंटिन्यूअर बीम बन गया। तो कंटिन्यूअर बीम पे यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से फिर बीम इस तरह डिफ्लेक्ट होगा। हम लोग यहाँ पे बी पे हम लोग डिफ्लेक्शन मालूम करेंगे कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ, जिसको हम लोगों ने डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया। तो अप्लाइड लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसको हम लोगों ने डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया। ये तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया अप्लाइड एक्चुअल बीम से। अभी एक चीज़ तो मिसिंग है, यहाँ पे आर बी भी है इन एक्चुअल स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में नहीं थे। तो हम लोगों ने इस तरह एक और स्ट्रक्चर बनाना है, प्लस करना है। तो इन दोनों का अगर प्लस करें तब ये स्ट्रक्चर बन जाए। तो इसको प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, यानी इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने इस तरह डिवाइड किया कि वो डिटर्मिनेट और स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए। यहाँ पे सबसे पहला एक ये हम लोगों ने बनाया, तो ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था। इसकी वजह से कितना डिफ्लेक्शन था, डिस्प्लेसमेंट था, वो हम लोगों ने डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया। एक और बीम है यहाँ पे हम लोगों ने बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बी वाई बी है, यानी रिएक्शन ऑफ रोलर बी है, तो वो इसको भी हम लोगों ने लेना है इसी में और प्लस करना है। तो इन दोनों का अगर प्लस करें तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा। अगर ये नहीं बन रहा है तब वो गलत आपने कंसिडर किया है या गलत आपने स्प्लिट किया है इन दोनों बीम का। तो यहाँ पे आर बी वाई भी है, क्योंकि बी वाई का जो रिएक्शन है उसको मैंने बी वाई से रिप्रेजेंट किया। बी पॉइंट पे जो रिएक्शन है रोलर सपोर्ट का उसको मैंने बी वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी है, तो रिएक्शन अप्लाई करने के बाद ये याद रखना कि इस जो पहली स्ट्रक्चर इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे और जो दूसरी स्ट्रक्चर है ये रिडंडेंट बी वाई अप्लाई है, यानी जो एक ज़्यादा 1 डिग्री का जो इनडिटर्मिनेसी आया वो मैंने अप्लाई किया। तो यानी एक जो ज़्यादा इक्वेशन थी, यानी अननोन जो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा थी, तो वो दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने लिया। तो इसको रिडंडेंट बी वाई अप्लाइड हम लोग लेंगे। और इसी स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर में अप्लाइड फोर्स नहीं लेंगे, यानी ये जो भी है वो नहीं लेंगे। इसी तरह यानी ये सिर्फ लेंगे जो अप्लाइड लोड है उसको फिर हम लोग सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में लेंगे। तो ये अप्लाइड लोड को मैंने निगलेक्ट किया। इसी तरह बीम है और यहाँ पे अभी बी वाई अप्लाई है। तो बी वाई जो कि हम लोग के पास अननोन है रोलर सपोर्ट की वजह से, तो इसकी वजह से बीम के सारा डिफ्लेक्ट होगा। इसका इलास्टिक कर्व कुछ इस तरह होगा, यानी इस सपोर्ट पे 0 डिफ्लेक्शन होगा, फिर कुछ ज़्यादा बढ़ता है। यानी जो रिएक्शन है वो बी पे अप्लाई है, तो डिफ्लेक्शन भी हम लोग फाइंड करेंगे बी पे। तो डिफ्लेक्शन 8b ड्यू टू अप्लाइड फोर्स 8b। सो ये हम लोगों ने डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया। ये इलास्टिक कर्व यानी किस तरह डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा पॉइंट बी पे, तो उसको हम लोगों ने डेल्टा बी डैश से रिप्रेजेंट किया। तो ये एक हम लोगों ने सिर्फ डिफ्लेक्शन के नाम दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन एक्चुअल डेल्टा बी, यानी बी पे डिफ्लेक्शन कितना है, बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना है एक्चुअल बीम को देखें। तो इसका इलास्टिक कर्व आप देख सकते हैं कि ये है। तो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 है, तो हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे जिसे कंप्यूटेबिलिटी इक्वेशन, यानी सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने स्ट्रक्चर को डिवाइड किया। अभी कंप्यूटेबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। कंप्यूटेबिलिटी इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, इन दो स्ट्रक्चर के जो डिफ्लेक्शन 8.b है उसको हम लोग लेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन एक्चुअल जो बीम है उस पर डिफ्लेक्शन 8b इक्वल टू 0 है। तो डेल्टा बी यानी ये डेल्टा हम लोगों ने लिया, डिफ्लेक्शन डेल्टा बी प्लस जो डेल्टा बी डैश है, यानी
यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखना, साइन कन्वेंशन आपने लेना है कि अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे या डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिया है कि अपवर्ड जो डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव लिया और अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है साइन कन्वेंशन। तो डिफ्लेक्शन में याद रखना, स्ट्रक्चर एनालिसिस में साइन कन्वेंशन बहुत ही लाजमी है, वो आपने याद रखना, वो उसके हिसाब से फिर आपने क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन किस तरह प्रोड्यूस होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड को हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा माइनस डेल्टा बी। फिर यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर को रिडंडेंट जो अप्लाइड है वहाँ पे वो देखे कि डिफ्लेक्शन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, अपवर्ड्स प्रोड्यूस होगा या नहीं। तो ये अब यहाँ पे अपवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोगों ने लेना है प्लस डेल्टा बी बी डैश इज इक्वल टू, एक्चुअल में बी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन कितना है, 0 के बराबर है। तो ये एक इक्वेशन बन गया जिसे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन होंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ही इन्वॉल्व, इसमें डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन ही होंगे। तो यहाँ पे एक मॉडिफाई हम लोगों ने करना है कि डेल्टा बी डैश किस चीज़ के बराबर होगा, डेल्टा बी बी डैश किस चीज़ के बराबर है। तो ये आपने प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करना है। यहाँ पे अगर इन दो स्ट्रक्चर को मैं कंपेयर करूँगा, ये दूसरा स्ट्रक्चर में किस तरह बनाया, इसी बी वाई पे मैंने यूनिट लोड अप्लाई किया, यूनिट लोड अप्लाई करने के बाद मुझे जो डिफ्लेक्शन है वो क्या मिलेगा, तो वो मैंने जो यूनिट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन मिल रहा है उसको मैंने एफ बी बी मैंने नाम दिया, यानी डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट बी। तो ये मैंने लिया। अभी मैंने इन दो स्ट्रक्चर को मैंने कंपेयर करना है, तो इनके डिफ्लेक्शन यानी डेल्टा बी डैश यानी प्रोपोर्शनलिटी में इसको करना है डिवाइडेड बाई, यानी डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू अप्लाइड लोड बी वाई, तो डेल्टा बी बी डिवाइडेड बाई एफ बी बी, यानी एफ बी बी क्या है, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू अप्लाइड यूनिट लोड एट बी। ये मैंने डिफ्लेक्शन लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर फोर्स लूँगा बी वाई, तो बी वाई डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, यूनिट फोर्स मैंने कितना लिया, 1 लिया। तो इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो डेल्टा बी बी डैश किस चीज़ के बराबर होगा, तो डेल्टा बी बी डैश इज़ इक्वल टू एफ बी बी, और जो अप्लाइड रिडंडेंट है वो बी वाई है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो मैंने यूज़ किया, तो बी वाई की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, डेल्टा बी बी डैश की जगह एफ बी बी इंटू बी वाई। तो इसी इक्वेशन जो हम लोगों ने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाया उसी की जगह, यानी ये जो इक्वेशन हम लोगों ने इससे बनाया तो इसकी जगह मैं इक्वेशन में ये यूज़ करूँगा इसकी वैल्यू, तो इक्वेशन बन जाएगा 0 इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा बी प्लस एफ बी वाई एफ बी बी। तो ये जो इक्वेशन बन गया इसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहेंगे, और एफ बी बी को फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट कहेंगे, जो कि डिफ्लेक्शन कास्ड बाय यूनिट लोड है। यूनिट लोड अप्लाई किया हम लोगों ने, इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट आया उसको फिर फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट कहेंगे, या डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट बी। तो ये हम लोगों ने दो स्टेप किए, यानी सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट और स्टेबल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया, और दूसरा हम लोगों ने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अप्लाई किया। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा बी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट इसके मुख्तलिफ मेथड्स है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकालीज मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, कैस्टिग्लिनो थ्योरम, इसकी मदद से डेल्टा बी फाइंड कर सकते हैं, या इसके डायरेक्ट फार्मूले भी है, वो डायरेक्ट फार्मूले अब यूज़ करके डेल्टा बी और एफ बी बी आप मालूम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मालूम करने के बाद सिर्फ एक अननोन रह जाती है बी वाई, तो वो बी वाई इसी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से हमें मिल जाएगी। एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से एक अननोन की वैल्यू मिल जाती है, यानी अननोन क्या है यहाँ पे इसी एग्जांपल में बी वाई की वैल्यू मिल जाती है। तो फिर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर फिर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे पिक सपोर्ट है, और फिर इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, पी की वैल्यू भी गिवन है, तो 3 अननोन है, तो हम लोगों के पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 है। तो फिर हम लोग एक नंबर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि हम लोगों ने इस बी वाई को एलिमिनेट किया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे इसके 3 रिएक्शन है। इसी 3 रिएक्शन में अगर मोमेंट को मैं एलिमिनेट करूँ तब फिर हम लोगों के पास कंपेटिबिलिटी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बनेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने फोर्स को एलिमिनेट किया, यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंट रोटेशन को एलिमिनेट करेंगे। तो इसका फिर इक्वेशन कंपेटिबिलिटी इक्वेशन चेंज होगा। एक आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दूसरा कंपेटिबिलिटी अगर मोमेंट को एलिमिनेट करे तो तब वो इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन हम लोग के पास फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट आएंगे। तो यहाँ पे फिर मोमेंट को अप्लाइड जो मोमेंट है उसको रिएक्टिव जो मोमेंट है उसको एलिमिनेट करेंगे। तब स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, सब सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। पहला प्रिंसिपल यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट से हम लोगों ने पिन बनाया। पिन बनाने से ये है कि एक्स भी है अलॉन्ग वाई जो रिएक्शन वो भी है, लेकिन सिर्फ जो अप्लाइड मोमेंट है रिएक्टिव जो मोमेंट था उसको हम लोगों ने एलिमिनेट किया। यानी फिक्स सपोर्ट के तो मोमेंट भी है लेकिन हम लोगों ने एलिमिनेट किया। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया। यानी यहाँ पे पॉइंट ए पे पिन है और पॉइंट बी पे रूलर है। तो इसका जो डिफ्लेक्टिव कर्व है या इलास्टिक कर्व है वो कुछ इस तरह है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन 0 है, लेकिन पॉइंट ए पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रोटेशन लेना है। रोटेशन क्या है, थीटा ए है। यानी अप्लाइड लोड की वजह से पॉइंट ए पे रोटेशन कितना एंगल बन रहा है, कितने डिग्री पे पॉइंट ए से बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो हम लोगों ने थीटा ए लिया। यानी यहाँ पे फिर वो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि रोटेशन कंसिडर करेंगे। तो थीटा कितना डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ बीम पॉइंट ए पे ड्यू टू अप्लाइड लोड, तो इसका हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर लेंगे। तो थीटा ए फिर इसी जहाँ पे अपने मोमेंट एलिमिनेट किया वहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में फिर हम लोग उसी मोमेंट को भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोमेंट लिया एम ए, पॉइंट ए पे मोमेंट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एलिमिनेट किया तो फिर यहाँ पे लेंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर कंबाइन किया जाए तो हमें एक्चुअल बीम मिल जाता है। यानी एक ये स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर इन दोनों कंबाइन किया जाए तो हमें ये बीम मिल जाता है। अगर ये बीम नहीं बन रहा था तब आपने जो कंसिडरेशन की है वो गलत की है आपने। तो यहाँ पे बन रहा है तो हम लोगों ने इसे किया। जहाँ पे अगर आपने फोर्स एलिमिनेट किया तो आपने वहाँ पे फोर्स लेना है, अगर मोमेंट एलिमिनेट किया तो हम लोगों ने फिर मोमेंट लेना है, जिस तरह यहाँ पे लिया है उसी बीम में। तो इस मोमेंट अप्लाइड मोमेंट की वजह से भी रिडंडेंट मोमेंट की वजह से भी डिफ्लेक्शन कुछ प्रोड्यूस होगा। रोटेशन उस रोटेशन को फिर हम लोग थीटा ए डैश नाम देंगे, थीटा ए डैश, यानी रोटेशन एट ए ड्यू टू यूनिट मोमेंट या अप्लाइड मोमेंट या रिडंडेंट मोमेंट एट ए। तो इसको थीटा ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर थीटा ए डैश किस चीज़ के बराबर है, जिस तरह डिफ्लेक्शन डेल्टा बी डैश से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया वो बराबर था एफ बी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट इनटू जो रिडंडेंट रिएक्शन है बी वाई, इसके बराबर है। यहाँ पे फिर रोटेशन है तो रोटेशन का फिर क्या होगा, उसी तरह प्रोपोर्शनलिटी से हमें हासिल होगा जिस तरह यहाँ पे है कि इसी एक और स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। इसी अप्लाइड मोमेंट यानी एम ए का मैं अगर यूनिट अप्लाई करूँ, यानी मैं प्रोपोर्शनलिटी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है उसको मैंने थीटा ए डैश लिया। तो थीटा ए डैश डिवाइडेड बाई यहाँ पे रोटेशन कितना होगा अल्फ़ा ए, यानी यूनिट मोमेंट अप्लाई करने के बाद मुझे जो डिफ्लेक्शन है उसको मैंने जो डिफ्लेक्शन मिलता है उसको मैं अल्फ़ा ए से रिप्रेजेंट करूँगा, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है। अप्लाइड लोड की वजह से जितना रोटेशन हुआ उसको मैंने अल्फ़ा ए से रिप्रेजेंट किया। अभी मैंने कंपेयर करना है इन दो स्ट्रक्चर को, प्रोपोर्शनलिटी बनाना है। तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरह मिलेंगे। यहाँ पे रोटेशन कितना है, थीटा ए डैश डिवाइडेड बाई यहाँ पे अप्लाइड मोमेंट की वजह से कितना रोटेशन है, यानी यूनिट मोमेंट की वजह से रोटेशन कितना है अल्फ़ा ए, ये बराबर होगा यहाँ पे कितना मोमेंट क्या है एम ए, और दूसरे स्ट्रक्चर में मोमेंट कितना है, यानी यहाँ पे मोमेंट कितना है यूनिट मोमेंट है तो 1। यहाँ पे हम लोगों ने अरेंज करना है तो थीटा ए डैश बराबर होगा एम ए अल्फ़ा ए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा ए ए डैश इज इक्वल टू एम ए इंटू अल्फ़ा ए ए। अगर डेल्टा बी बी डैश आपने फाइंड करनी है तब क्या होगा, एफ बी बी इंटू बी वाई, यानी जो रिएक्टिव रिडंडेंट रिएक्शन है आपने लेना है। अगर रोटेशन थी तब इसकी जगह थीटा बी बी डैश थीटा ए ए डैश इंटू जो अप्लाइड या रिडंडेंट मोमेंट है एम ए इंटू ये जो फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है वो हम लोगों ने लेना है। तो ये दो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन हम लोगों ने ली है। तो अगर रोटेशन अगर मोमेंट ले तब हम लोगों के पास रोटेशन में इक्वेशंस कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आएंगे। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट ए पे टोटल जो स्लोप है या डिस्प्लेसमेंट रोटेशन है वो कितना है, पॉइंट सपोर्ट इज सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ज़ीरो होते हैं। तो हम लोगों ने इक्वेशन किस तरह बनाना है कि यहाँ पे कितना है, थीटा ए प्लस थीटा डैश ए ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे भी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन कंसिडर करना है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोगों ने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। तो थीटा ए प्लस थीटा ए ए डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन बनेगा, ये है थीटा ए प्लस थीटा ए डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम लोगों ने थीटा ए डैश की वैल्यू पुट करनी है जो कि एम ए अल्फ़ा ए के बराबर है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाती है जिसे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। तो अगर मोमेंट को एलिमिनेट करें तब हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन मिलेगी। अगर फोर्स एलिमिनेट करें तब वो इक्वेशन मिलेगी हमें डिस्प्लेसमेंट के इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। यहाँ पे अल्फ़ा ए क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है रोटेशन काज्ड बाय यूनिट मोमेंट। ये देख सकते हैं कि यूनिट मोमेंट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितना बीम डिफ्लेक्ट हुआ, उसको फिर हम लोग अल्फ़ा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल है, दो तरह से हम लोगों ने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना सकते हैं। दो तरह, एक ही कि इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस तरह बनेगा अगर हम लोग इस जो रिएक्टिव फोर्स इसको एलिमिनेट करें। एक इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन है अगर यहाँ पे इस मोमेंट रिएक्टिव जो मोमेंट है उसको एलिमिनेट करें। तो दो पॉसिबिलिटी ये है, किसी भी स्ट्रक्चर अगर फिक्स सपोर्ट हो तो इसके दो पॉसिबिलिटी है, एक इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन और एक इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर अल्फ़ा ए बी में अल्फ़ा ए और थीटा ए फाइंड कर सकता हूँ इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकेलिस मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, कैस्टिक लाइनो थ्योरम, कंजुगेट बी मेथड, इन मुख्तलिफ मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। और इसके डायरेक्ट फार्मूलेज भी है, इसके भी मैं अल्फ़ा ए और थीटा ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सिर्फ अननोन एक रह जाती है जो कि एम ए है। तो एम ए की वैल्यू इसी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से मिल जाती है। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से एम ए की वैल्यू मिलने के बाद मैंने यहाँ पे पुट करना है। तो फिर अननोन कितने रह जाएंगे कि एक तो एम मोमेंट की वैल्यू हमें मिल गई, तो एक अननोन क्या है, एक एफ वाई है और एफ एक्स है और दूसरा यहाँ पे बी वाई है। तो अननोन 3 हो जाती है, मोमेंट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो जाती है। तो अननोन 3 है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 है। तो हम लोग फिर सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमें यिंग के रिएक्शन इंटरनल रिस्पांस मिल जाती है। फिर इसके बाद एसएफडी और बीएमडी ड्रा कर सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज ऑफ फोर्स मेथड एनालिसिस है कि किस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली 3 मेथड्स है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और नंबर 3rd एंड लास्ट इज़ बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो सुपरपोजिशन सबसे पहले अप्लाई करना है, फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन वो डिपेंड करेगा कि आपने एलिमिनेट फोर्स किया है या मोमेंट किया है। और लास्ट जो स्टेप है उसमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना है, तब हमें इंटरनल जो रिस्पांस रिएक्शन है वो सारे मिल जाएंगे। फिर हम लोगों ने एसएफडी और बीएमडी ड्रा करना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।